लेक्चरर की सिर्फ हमारी तैयारी हमने नहीं करनी है, एसएस की तैयारी करनी है हमने। उसके साथ साथ हमने अपना सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट नॉलेज बेहतर करना है। तो ये सारी चीज़ें जब चलती हैं तो सारी बात है कि उसमें बहुत ही जो है ना, वो कह लें कि एक डिज़ाइन जब सिलेबस किया जाता है तो उसमें फिर कोशिश ये की जाती है कि आपके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा बोझ भी ना बने और कुछ आपकी चीज़ें रह भी ना जाए। ठीक है। तो इंशाल्लाह आज का लेक्चर जो मैंने प्लान किया है, इसमें अभी मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें पहले डिस्कस करूंगा जो कि उस लेक्चर के अंदर मौजूद नहीं थी और वो एमसीक्यूज के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और उसके बाद इंशाल्लाह फिर मैं आपके क्वेश्चन आंसर भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो चलें जी, आज का लेक्चर जो है हम स्टार्ट कर देते हैं जी। ये ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रहा है और हमारा ये यूनिट 3 चल रहा है जी। इसमें जैसा कि कुछ लोग नए भी हैं तो उनको चीज़ें थोड़ा समझने में मुश्किल पेश आती है कि ये किस तरह से सिस्टम चल रहा है। तो इसलिए मैंने बताया कि हम जब एक ही टॉपिक को छेड़ते हैं तो पहले हम उसके चलें जी माइक्स में। Very good. जी, तो इसमें जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था कि अ, कुछ लोग नए हैं, उनको ये समझने में ज़रा प्रॉब्लम पेश आता है कि किस तरह से सारा निज़ाम ये चल रहा है। तो इसमें बाकी लोग तो जो जिन्होंने दो दो लेक्चर्स ले लिए हैं, 2-3 लेक्चर, को समझ आ गया कि हम जब एक टॉपिक को छेड़ते हैं तो फिर उससे रिलेटेड हम एक तो एफएससी बीएससी मैट्रिक की चीज़ें करते हैं, फिर हम उस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम्स जो आ सकते हैं, जनरल जो प्रॉब्लम आ सकते हैं, वो सारे हम उसमें डिस्कस करते हैं। तो बहुत बेसिक से हमारा जो आज का लेक्चर है इसका स्टार्ट है। मैंने कहा था कि हम इसमें मैट्रिक की चीज़ें भी इन्वॉल्व करेंगे क्योंकि सारी बात है कि वहाँ से एसएस जो है उसमें मैट्रिक से हमने ऑनवर्ड सारा, मैट्रिक से कुछ आए ना आए लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट सारे ही रिवाइज होने चाहिए। तो काइनेमेटिक्स वर्सेस डायनामिक्स, ठीक है जी। काइनेमेटिक्स क्या है? इट्स कंसर्न विद डिस्क्राइबिंग मोशन। यानी कि काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में दोनों में हम डिस्कस मोशन को ही करते हैं, लेकिन काइनेमेटिक्स के अंदर हम पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को बताते हैं। हम मोशन के बारे में बताते हैं लेकिन हम ये नहीं बताते कि मोशन का रीजन क्या है, यानी कि हम इसके अंदर फोर्सेस या टॉर्क्स वगैरह को डिस्कस नहीं करते। लेकिन जो डायनामिक्स है इसके अंदर भी हम मोशन को डिस्कस करते हैं, लेकिन इसमें हम मोशन की रीजन भी पढ़ते हैं कि ये जो मोशन हमारे सामने हो रहा है, ठीक है, इसकी रीजन क्या है। ठीक है। डायनामिक्स इन्वॉल्व स्टडीइंग द फोर्सेस एंड टॉर्क रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये जो डायनामिक्स है ये एक्सप्लेन करता है कि ये मोशन क्यों हो रहा है और किस तरह से हो रहा है, इसका कॉज क्या है, इस मोशन की वजह क्या है। जारी बात है कि मोशन की वजह कोई फोर्स या टॉर्क होगा तो हम उसको भी स्टडी करते हैं, उसको हम डायनामिक्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास रेस्ट और मोशन है, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूं, इसको तो आप अपने तौर पे भी देख सकते हैं, बहुत सिंपल है। आगे जो हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन है इसको भी हम रिवाइज करते चलते हैं। जारी बात है कि आप सबको इनका पता है, हमारा रिवीजन हो जाएगी। तो रेक्ट लीनियर मोशन इसे कहते हैं, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। यानी कि ऑब्जेक्ट चाहे तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा हो या बैकवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन ड्यूरिंग मोशन वो अपनी डायरेक्शन को चेंज ना करे, अलोंग स्ट्रेट लाइन मूव करता रहे, तो इसे हम कहते हैं रेक्ट लीनियर मोशन। और कर्वी लीनियर मोशन क्या है? अगर हमारा ऑब्जेक्ट अलोंग द कर्व मूव कर रहा हो, ठीक है जी, उसका जो उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो एक कर्वेचर हो, कर्व्ड हो, उसका पाथ कर्व्ड हो, उसकी ट्रेजेक्ट्री कर्व्ड हो, तो उसको हम कहते हैं कर्वी लीनियर मोशन। और कर्वी लीनियर मोशन के अंदर आप देखें तो जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो निकालने के लिए हमें यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है, और ये हमें बता रहा है कि हर पॉइंट के ऊपर जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, जैसा कि मोशन अलोंग अ सर्कुलर पाथ होता है। तो यहाँ पर भी आप देखते हैं कि हर पॉइंट के ऊपर हमारी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो मुख्तलिफ हो जाती है। सर्कुलर मोशन में क्या होता है? सर्कुलर मोशन में हम मूव, हमारा जो ऑब्जेक्ट है मूव करता है अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट और एक्सिस। ठीक है, जैसे सर्कल में ये जो सेंटर है सर्कल का, ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट है, या एक्सिस भी हो सकता है कि हम एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहे हो। द ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली रिवॉल्व अराउंड अ सेंटर। जैसे आप मोशन ऑफ अर्थ को देखते हैं कि सेंटर जो है उसका वो सन है, और अर्थ जो है वो रिवॉल्व करती है अराउंड द सन। रोटेशनल मोशन में बॉडी स्पिन करती है या वो अपने ही एक्सिस पे, ओन एक्सिस, अपने ही एक्सिस पे रोटेट करती है। तो सर्कुलर मोशन में और रोटेशन मोशन में ये फर्क है कि रोटेशन के अंदर क्या होता है कि बॉडी अपने ही एक्सिस पे, किसी एक्सटर्नल एक्सिस पे नहीं बल्कि वो अपने ही एक्सिस पे रोटेट करती है। इसकी एग्जांपल हमारे पास व्हील है,
या अर्थ की जो रोटेशन है अपने ही एक्सिस के ऊपर, जिसकी वजह से दिन और रात का तस्वुर है। उसके बाद ट्रांसलेशनल मोशन, यानी कि इसमें ऑब्जेक्ट मूव करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, और उसकी मोशन ट्रांसलेशनल होती है, यानी कि पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट मूव करता है और उसमें कोई रोटेशन नहीं होती। इट इन्वॉल्व्स चेंजिंग द ऑब्जेक्ट्स पोजीशन, इसमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी चेंज होती है। ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन में क्या है, टू एंड फ्रो मोशन, इसको बैक एंड फोर्थ भी कह सकते हैं और टू एंड फ्रो भी कह सकते हैं। द ऑब्जेक्ट रिपीट्स रेगुलर पैटर्न और मूवमेंट अराउंड अ सेंट्रल पॉइंट, यानी कि उसकी जो मेन पोजीशन होती है उसके इर्द गिर्द वो अपने मोशन को रिपीट करता है। इसको हम पीरियोडिक मोशन भी कहते हैं। जितने भी ऑसिलेटरी मोशन होते हैं वो पीरियोडिक मोशन होते हैं, लेकिन हर पीरियोडिक मोशन के लिए ऑसिलेटरी होना जरूरी नहीं है। सब ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक ही होते हैं, लेकिन हर पीरियोडिक के लिए ऑसिलेटरी होना जरूरी नहीं है। वाइब्रेटरी मोशन ये भी उसी तरह से ऑसिलेशन है, लेकिन अगर ऑसिलेशन बहुत ही रैपिड हो, बहुत ही तेज हो, तो फिर हम उसे कहते हैं वाइब्रेशन। इट्स ऑफन एसोसिएटेड विद स्मॉल एंड क्विक मूवमेंट्स, अगर हमारी ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो कम हो, ठीक है, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा हो, तो उस सूरत में ये बन जाता है वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। इन जनरल ये ऑसिलेटरी मोशन। उसके बाद लीनियर मोशन, जैसे हमने पढ़ा, ये अलोंग स्ट्रेट लाइन होता है। इसकी दो टाइप्स भी हम पीछे पढ़ के आए हैं, रेक्टिलिनियर और कर्वीलिनियर। रैंडम मोशन होता है, जारी बात है कि ये रैंडम होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है और इरेगुलर होता है, जैसा कि गैसेस और लिक्विड्स के पार्टिकल्स का मोशन होता है। पीरियोडिक मोशन, ये मोशन अपने आप को रिपीट करता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि हर ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन पीरियोडिक ही होता है, लेकिन हर पीरियोडिक मोशन के लिए ऑसिलेटरी होना जरूरी नहीं है। जैसे मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, मुख्तलिफ प्लैनेट्स जो सन के अराउंड मूव कर रहे हैं, अब उनका मोशन पीरियोडिक है क्योंकि वो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के साथ मूव कर रहे हैं, अपना पीरियड पूरा कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए ये जरूरी नहीं है कि वो ऑसिलेटरी, क्योंकि उनका मोशन ऑसिलेटरी नहीं है। वो ऑर्बिटल मोशन जरूर है, पीरियोडिक जरूर है, लेकिन ऑसिलेटरी नहीं है। तो यही बात मैं पहले भी कर रहा था कि हर पीरियोडिक मोशन के लिए जरूरी नहीं है कि वो ऑसिलेटरी भी हो, लेकिन हर ऑसिलेटरी मोशन के लिए जरूरी है कि वो पीरियोडिक हो। उसके बाद हमारे पास आ गए जी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसमें पहले कुछ कंडीशंस को पढ़ते हैं और फिर कुछ प्रॉब्लम हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। If a body is moving along a straight line, the magnitude of distance and displacement are equal. अब याद रखें कि सिर्फ ये एक वाहिद कंडीशन है जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है अलोंग स्ट्रेट लाइन और वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता। अदरवाइज अगर आप देखें तो जो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड है बाकी केसेस में वो हमेशा ज्यादा डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं कि अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो उस सूरत में जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। लेकिन अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रही तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, इनके मैग्नीट्यूड का जो रेशो है, इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1। उसकी वजह यह है कि अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रही तो उस सूरत में जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस है ये क्या होगा, इट विल बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट अगर आपकी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रही। तो अगर डिस्टेंस ज्यादा है डिस्प्लेसमेंट से, इन केस कि आप स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रहे, तो अभी तो मेरी क्लास है, मुझे पानी दे दो। अच्छा, अच्छा, अब अगर आप डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट यानी कि इनका रेशो निकालेंगे इन दोनों के मैग्नीट्यूड का, तो जाहिर बात है कि वो 1 से बड़ा आएगा क्योंकि डिस्टेंस जो है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है डिस्प्लेसमेंट से। और अगर आप इसको उलट करेंगे यानी कि आप डिस्प्लेसमेंट को ऊपर रख लेंगे और डिस्टेंस को आप नीचे रख लेंगे, तो इस सूरत में जो मैग्नीट्यूड है वो लेस देन 1 आएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से कम होगा अगर आप स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रहे। यहां पर एक और क्वेश्चन भी आ सकता है, पूछा जा सकता है कि क्या कभी डिस्प्लेसमेंट का, जिस तरह डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड हर उस केस में डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगा जब आप स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रहे होंगे। लेकिन ये भी कोई पूछ सकता है कि क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस। तो ऐसा कोई केस नहीं है जिसमें डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस से ज्यादा। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के बराबर हो सकता है जब आप स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, अदरवाइज
डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होता है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता, तो ये केस नहीं है। उसके बाद इफ अ बॉडी रिटर्न टू इट्स इनिशियल पोजीशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाता है तो इट्स डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, नो मैटर व्हाट डिस्टेंस इट ट्रैवल, वो जितना मर्जी डिस्टेंस ट्रैवल कर ले, ठीक है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास पहला प्रॉब्लम है, ठीक है जी। लेट के हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, और ये जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट वाज 1 मीटर। यहाँ पे आके वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है और अगेन वो मूव करता है पॉइंट बी टू पॉइंट सी, अगेन इट ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। अब यहाँ पर बताइए कि आपका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या है और डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड क्या है। तो यहाँ पर जो हमारे पास मैग्नीट्यूड की हम बात करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो सिंपली स्केलर है और इसको हम स्केलर की तरह ही ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 मीटर प्लस 1 मीटर इज इक्वल टू 2 मीटर। इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी, ठीक है। अब हम निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। जब भी याद रखें, जब भी आपने डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, हमेशा आप सबसे पहले इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन फाइंड करेंगे, उसके बाद आप एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को मिलाएगा, और उस वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक होगी। ये होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी। ये है जी हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड यहां पर आप कैसे निकालेंगे, ठीक है जी। आपको अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो सिंपली आप यहां पर पाइथागोरियन थ्योरम लगाएंगे, ठीक है जी। अब उसके मुताबिक हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, और बेस हमारे पास यहाँ पर 1 मीटर है, और परपेंडिकुलर भी हमारे पास 1 मीटर है। तो इसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ भी स्क्वायर आएगा, इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आएगा जी, हमारे पास आ जाएगा जी √2, ठीक है जी। 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, प्लस 1 का स्क्वायर वो 2 हो जाएगा, जब दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो आंसर आ जाएगा √2 मीटर। सो आप देख रहे हैं कि जो हमारे डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा है और डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कम है, ठीक है। यहाँ पर एक और प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं, और इसमें हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है पहले ए टू बी, और यहाँ पे आके वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, अगेन मूव करता है फ्रॉम बी टू सी, और यहाँ पर आके वो अगेन अपनी डायरेक्शन चेंज करता है एंड देन मूव करता है फ्रॉम सी टू डी। अब हमने जो डिस्प्लेसमेंट निकालना है और डिस्टेंस निकालना है, बोथ हमने निकालना है फ्रॉम फ्रॉम पॉइंट ए टू डी। अब देखिए, इसको ले लीजिए आप 2 मीटर, इसको भी 2 मीटर ले लीजिए, और इसको ले लीजिए आप 1 मीटर। ऑब्वियसली जो ये वाली साइड है फिर ये भी 1 मीटर की ही होगी। अब ए से लेकर डी तक हमने दो चीजें निकालनी है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब देखें, डिस्प्लेसमेंट तो हमने कहा कि जी बहुत ही सिंपल होगा, ठीक है जी। सॉरी, डिस्टेंस तो बहुत ही सिंपल होगा। यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे जी, हम सिंपली ऐड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 2 मीटर प्लस 1 मीटर और प्लस 2 मीटर, ठीक है, ए से डी तक। तो ये हमारे पास हो गया जी 5 मीटर, ये डिस्टेंस हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें ए से डी तक एक वेक्टर लेना है, ठीक है जी। अब ए से डी तक आप एक वेक्टर बनाएं जिसका जिसकी टिप जो है वो इनिशियल पोजीशन पे हो, और जिसकी टेल जो है वो इनिशियल पोजीशन पे हो, और जिसकी टिप या हेड उसका जो है वो फाइनल पोजीशन पे हो। तो डी जो है ये है हमारी फाइनल पोजीशन, और ए जो है ये है हमारी इनिशियल पोजीशन, ठीक है। अब हमें यहाँ पर कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंपली हम इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अब अगर आप इस वेक्टर की लेंथ देखें तो वो कितनी है, 1 मीटर। इसका मतलब है कि हमारे डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है,
वो सिंपली 1 मीटर। देखिए कितना फर्क है, डिस्टेंस जो है वो 5 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट सिर्फ 1 मीटर है, ठीक है। उसके बाद जो प्रॉब्लम जहां से एमसीक्यूज, ये जो मैंने दो प्रॉब्लम्स आपको कराए हैं सिर्फ आपका एक कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। अब देखिए जहां से एमसीक्यूज आ सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलोंग दिस सर्कल। अब ये क्वेश्चन भी आया आया हुआ है कि जनाब अगर आप अलोंग द डायमीटर ऑफ द सर्कल मूव करें तो बताएं व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और दोनों की रेशो क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सारे केस ही डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है जी। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, if an object is moving along the circle, what is ratio of its distance to displacement? What is its ratio of distance to displacement when it travels an angular displacement equal to π/2, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को जरा समझने की कोशिश करें कि एक ऑब्जेक्ट है और वो अलोंग द सर्कल मूव कर रहा है, जिस वक्त उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट π/2 होता है, बताइए उस वक्त उसके जो लीनियर उसका जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है उसकी रेशो क्या होगी, ठीक है। यहाँ पर ये जो डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट की रेशो है, इसमें जो डिस्प्लेसमेंट आपने लेना है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं लेना, वो हमने लेना है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। देखें इस पॉइंट पर अगर ये हमारा पॉइंट ओ है, तो पॉइंट ओ से जब हमारा पार्टिकल पॉइंट ए पर पहुंचेगा तो उस वक्त उसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो π/2 होगा। इसका मतलब है कि हमें ओ और ए के दरमियान डिस्टेंस भी निकालना है और डिस्प्लेसमेंट भी, ठीक है जी। तो यहां पर मैं लिखता हूं जी बिटवीन ओ एंड ए, ठीक है। अब यहां पर यहां पर जो हमारा डिस्टेंस आएगा, यहां पर जो हमारा डिस्टेंस आएगा, देखें ये सर्कल है और टोटल जो लेंथ है अलोंग द सर्कमफेरेंस वो हमारे पास कितनी होती है, वो होती है जी 2πr, ठीक है। और ओ से लेकर ए तक जो ये वाला पोर्शन है, ठीक है, ये हमारे सर्कल का 1/4 है, यानी कि चौथा हिस्सा है। तो हम क्या करेंगे, 2πr को डिवाइड कर देंगे 4 से, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा जी, πr/2, ठीक है, 2 2 4। तो ये हमारे पास सिंपली क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इतना सिंपल नहीं है, ठीक है जी। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक वेक्टर यहां पर बनाना होगा फ्रॉम ओ टू ए। तो यहां पर हम एक वेक्टर बनाते हैं जी फ्रॉम ओ टू ए, ठीक है जी। अब इस वेक्टर का हम क्या निकालते हैं जी, इस वेक्टर का हम निकालते हैं, इसको यूं बाहर बना लें, ठीक है जी। ये हमारा पॉइंट ओ है, ये हमारा पॉइंट ए है, और ये हमारा वो वेक्टर है, ठीक है जी, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे डिस्प्लेसमेंट को। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखें सर्कल में ये भी सर्कल का रेडियस है सेंटर से लेकर, और ये लाइन भी आर के बराबर है। सो यहाँ भी आर आएगा और यहाँ भी आर आएगा, ठीक है। अब आप निकालिए वही फार्मूला पाइथागोरन वाला। तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आ रहा है वो किसके बराबर आएगा जी, √2 इंटू आर, ठीक है। अब आप इनकी रेशो निकाल लीजिए, ठीक है। तो रेशो हम कैसे निकालेंगे जी, डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट
इज इक्वल टू, डिस्टेंस क्या है हमारे पास, पाई आर ओवर 2 डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, अंडर रूट 2 × r। ठीक है जी। सो यहाँ पर देखिए, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा पाई और डिवाइडेड बाय 2 × √2। ठीक है जी। ये 2 जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा पाई × 2 √2। तो ये आ गया रेशो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, एक और तरह से भी यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हेन बॉडी when body is when body is moving along the diameter, when body is moving along the diameter। अब यहां पर आप बना लें जी, और डायमीटर जो है हमारा, ये देखें जी, ये हमारा डायमीटर है। फ्रॉम ए टू बी डिस्टेंस भी निकाल लें और डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लें, यहां पर सर्कल का सेंटर है। ठीक है। तो ये हाफ सर्कमफेरेंस है। ठीक है जी। तो यहां पर जो डिस्टेंस आएगा दैट विल बी, सर्कुमफेरेंस का हाफ कर लें 2πr/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा जी, पाई आर। ठीक है। इसी तरह से अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर सिंपली ये देखें, ए से लेकर ओ तक ये भी आर है और ये भी आर है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर आप यहाँ पर एक वेक्टर बनाएंगे ए से बी तक, तो इस वेक्टर की जो लेंथ है वो कितनी है, वो 2r है। ठीक है। सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो यहाँ पर निकलेगा, ठीक है जी, वो हमारे पास क्या निकलेगा जी, रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस यहाँ पर आया है पाई आर और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर सिंपली आया है 2r। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया है जी π/2। क्लियर हो गया जी। तो जी क्लियर है, यहाँ पर कोई मसला तो नहीं है, ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ इसकी आपको समझ आ रही है? क्यों जी? अच्छा जी। तो एक और इसमें केस है, वो मैं आपको दे देता हूँ जी असाइनमेंट के तौर पर। अच्छा। केस ये है कि आप ऐसे ही मोशन अलोंग द सर्कल है। ठीक है जी। और अब आप ऐसे करें, पॉइंट ओ, ए, बी और सी। ठीक है। तो आप फ्रॉम ओ टू सी रेशो निकालना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है जी डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग nth सेकेंड। ठीक है जी। मुझे डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग nth सेकेंड, ठीक है जी, मुझे बस 1 मिनट का टाइम दीजिएगा जरा, सिर्फ 1 मिनट। जी जनाब। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रॉब्लम है डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, वो है डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग nth सेकेंड। सर 2 √r कैसे आएगा? वो पीछे आपने शायद लेट ज्वाइन किया क्लास को,
जब हम पाइथागोरियन थ्योरम लगाएंगे तो वो आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर का जब अंडर रूट होगा, ठीक है जी, तो वो बन जाएगा 2r स्क्वेयर, तो वो बन जाएगा फिर अंडर रूट 2r। ठीक है, वो पीछे आपने शायद वो लेट ज्वाइन किया है। अच्छा जी, डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग nth सेकंड। अच्छा, इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं कि जी आप एक बॉडी मूव कर रही है, ठीक है जी, तो आप उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ड्यूरिंग फोर्थ सेकंड निकाल लें, ड्यूरिंग थर्ड सेकंड निकाल लें, ड्यूरिंग फलां सेकंड निकाल लें, ठीक है जी। तो उस प्रॉब्लम को हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। अब फर्ज कर लें कि ये मेरे पास ग्राउंड है, ठीक है जी, और ग्राउंड से मेरे पास हाइट है जी 125 मीटर, और एक ऑब्जेक्ट को यहां से पॉइंट ओ से हमने ड्रॉप किया है, और ये जमीन पर पहुंचने में 5 सेकंड लेता है। 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। अब हमसे पूछा ये क्या है कि उसका डिस्प्लेसमेंट निकालें ड्यूरिंग फोर्थ सेकंड। उसका आप डिस्प्लेसमेंट निकालें ड्यूरिंग फोर्थ सेकंड। एक होता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 4 सेकंड। अब जो डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 4 सेकंड है, ठीक है, वो तो बड़ा सिंपल है। यानी कि ये देखें ना, हमने पॉइंट ओ से ड्रॉप किया। जब किसी ऑब्जेक्ट को आप ड्रॉप करते हैं तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? जीरो। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई निकालें डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 4 सेकंड, तो बड़ा सिंपल होगा। यहां पर हम फार्मूला लगा देंगे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल, चूंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो हमारी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर, ये रिड्यूस हो जाएगी और सिंपली बन जाएगा S इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर। अब हम सिंपली निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 4 सेकंड इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय जी को मैं सिंप्लिसिटी के लिए 10 पुट कर दूंगा, वैसे 9.8 है, और टी मुझे यहाँ पर कितना पुट करना है जी? 4 पुट करना है। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा जी? 2 5 10, और ये हो जाएगा 16, ये बन जाएगा जी 80 मीटर। तो आफ्टर 4 सेकंड मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो आ रहा है 80 मीटर। ठीक है, इसी तरह से वो कहते हैं कि जी निकाल लें आप डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 3 सेकंड। ठीक है जी, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 3 सेकंड, ठीक है जी। तो आफ्टर 3 सेकंड जो है वो सिंपली यही फार्मूला लगेगा, S इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10 और मल्टीप्लाई बाय 3 पुट करेंगे अब टाइम को, तो वो बन जाएगा 9। 2 5 10 एंड 9 5 45। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 3 सेकंड मेरे पास 45 आ गया। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ड्यूरिंग, अब ड्यूरिंग क्या होता है? देखें, जब हमारी बॉडी यहां पर पहुंची तो उसको 1 सेकंड हो चुका था। अब एक से दो, जो ही आप एक से आगे मूव करेंगे तो आप दूसरे सेकंड में दाखिल हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो 1 और 2 के दरमियान इंटरवल आ रहा है ना, ये है ड्यूरिंग सेकंड। अब 2 और 3 के दरमियान जो इंटरवल आ रहा है ये है ड्यूरिंग थर्ड सेकंड। यानी कि जब 3 सेकंड पूरे नहीं हुए लेकिन अब 2 से 3 की तरफ रवाना हो चुके हैं, तो इस दौरान जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो है डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग थर्ड सेकंड। और 3 और 4 के दरमियान जो इंटरवल है, इस इंटरवल में आपने जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया वो है डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग ड्यूरिंग 4 सेकंड। यानी कि 4 सेकंड जब मुकम्मल होंगे ड्यूरिंग 3 और 4 के दरमियान, ये बनेगा ड्यूरिंग 4 सेकंड। ठीक है, तो ड्यूरिंग 4 सेकंड कैसे आएगा? आपने डिस्प्लेसमेंट निकाला आफ्टर 4 सेकंड, और उसको आप नाम दे दें जी, उसको नाम दे दें S2। और आपने निकाला आफ्टर 3 सेकंड, उसको नाम दे दें S1। अब आप क्या करें, आपका जो डिस्प्लेसमेंट है दैट विल बी S2 माइनस S1। सिंपली क्या बनेगा जी? 80 माइनस 45 इज इक्वल टू 35 मीटर। ठीक है, तो ये आपने निकाला ड्यूरिंग 4 सेकंड। उसके लिए आपको क्या करना पड़ा? पहले आपने आफ्टर, क्योंकि आपको 3 और 4 के दरमियान निकालना है, तो आप ऐसा करेंगे कि आफ्टर 4 सेकंड निकालेंगे, फिर आफ्टर 3 सेकंड निकालेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, तो वो आपका क्या बनेगा? वो बनेगा ड्यूरिंग 4 सेकंड। अब ये कितना लेंथी प्रोसेस है, बहुत लंबा है, लेकिन हमने ऐसा, मैंने आपको क्यों क्यों इस तरह से समझाया कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो।
अब मैं क्या करूंगा, एक शॉर्टकट फार्मूला यहां पर लिखूंगा और सिर्फ 5 सेकंड के अंदर यही प्रॉब्लम हल हो जाएगा, जिसने पहले कम से कम 3 से 4 मिनट लिए हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग 4th सेकंड, इसका जो जनरल फार्मूला है वो मेरे पास है जी, a/2 इंटू 2n-1। यहां पर जो n है वो टाइम के लिए आपने टाइम पुट करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा जी, हमारे पास आएगा जी a कितना है जी, यहाँ पर a 10 है, क्योंकि हम यहाँ पर फ्री फॉल कर रहे हैं। अगर आप अलोंग स्ट्रेट लाइन मूव कर रहे हैं तो जो भी a की वैल्यू होगी आप यहाँ पर पुट कर देंगे, डिवाइडेड बाई 2, और 2n, n हमारे पास है 4, तो 4 2 क्या हो जाएगा 8, 8-1, तो 2 5 10। आंसर हमारे पास क्या बन गया जी, 5 × 7। ठीक है जी, दैट इज इक्वल टू 35 मीटर। देखें वही आंसर आ गया। ठीक है, और हमें 5 सेकंड लगे हैं सिर्फ इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ठीक हो गया, सो ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग n सेकंड। उसके बाद कुछ और हमारे पास यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं ग्रेविटी से रिलेटेड, जो हमने यहाँ पर डिस्कस करने हैं। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ग्रेविटी, पहला प्रॉब्लम है हमारे पास, वाई g इज नॉट जीरो एट हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, अब देखें हमारे पास यहाँ पर ग्राउंड है जी, ये ग्राउंड है, और ग्राउंड से कुछ हाइट, इसको आप h हाइट कह लें, h हाइट से हम यहां से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं ऊपर की तरफ यूं करके। ठीक है, हमने पढ़ा है कि जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारा जो जी है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। हमारी जो अपवर्ड फ्लाइट है, अपवर्ड फ्लाइट में जी नेगेटिव होगा। ठीक है, अब कितना नेगेटिव होगा, आपको पता है कि जी की वैल्यू जो है -9.8 होगी, या -10, फॉर सिंप्लिसिटी हम यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, अब इस बात का मतलब क्या है, लेट सपोज कि आपने जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका तो आपने उसको इनिशियल वेलोसिटी दी, लेट सपोज 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब क्या होगा, आफ्टर 1 सेकेंड उसकी वेलोसिटी में, ये एक्सेलरेशन है -10। अब -10 का मतलब है कि हर सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी में 10 का चेंज आएगा, और ये चेंज नेगेटिव होगा। यानी कि अगर उसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 40 थी तो 1 सेकंड बाद कितनी रह जाएगी, 30। अगले सेकंड के बाद फिर 10 का चेंज आएगा, यानी कि 1 सेकंड और 2 सेकंड के दरमियान जो इंटरवल है, इस इंटरवल में उसकी वेलोसिटी में फिर 10 मीटर पर सेकंड का चेंज आएगा। ठीक है, तो जब ये 2 सेकंड मुकम्मल होंगे तो इसकी जो वेलोसिटी है वो बन चुकी होगी 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब अगला जो इंटरवल है, यानी कि सेकंड जो यहां से लेकर यहां तक जो हमारा इंटरवल है, अगेन फिर 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी में, इस इंटरवल के दौरान फिर उसकी वेलोसिटी में 10 का चेंज आएगा। तो यहां पर आफ्टर 3 सेकंड उसकी वेलोसिटी रह जाएगी 10 मीटर पर सेकंड, और फिर उसके बाद जो अगला सेकंड होगा, ठीक है, यानी कि 3 और 4 के दरमियान, सेकंड 3 और सेकंड 4, इसके दरमियान जो इंटरवल है, फिर उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा, 10 चेंज आएगा, और यहां पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब जो चीज कंफ्यूज करती है स्टूडेंट्स को, वो ये करती है कि वेलोसिटी 0 हो गई है, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच चुका है तो वहां पर जाकर उसकी वेलोसिटी 0, लेकिन एक्सेलरेशन क्यों 0 नहीं हुआ। तो भाई एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू वेलोसिटी, बल्कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। तो हमने देखना है कि भाई उसकी वेलोसिटी में चेंज कितना आया है। तो जो आखिरी उसका इंटरवल है, हमने देखा कि उस इंटरवल में भी उसकी वेलोसिटी में 10 मीटर पर सेकंड का ही चेंज आया, लिहाजा उसका जो एक्सेलरेशन है उसके हाईएस्ट पॉइंट पे भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है, लेकिन उसकी वेलोसिटी वहां पर 0 मीटर पर सेकंड है। तो ये है वाई जी इज नॉट जीरो एट हाईएस्ट पॉइंट। दूसरा हमारे पास यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि उसी तरह से ही हमारे पास ये ग्राउंड है, और ग्राउंड से एच हाइट के ऊपर हमारे पास ये एक पॉइंट है। इस पॉइंट से हम एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं वर्टिकली। अब जारी बात है कि जब आपने उसे वर्टिकली ड्रॉप किया तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है अलोंग वाई एक्सिस वो 0 है, और दूसरे ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्ट करते हैं, हम उसको इस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है एक्स एक्सिस में, वो कुछ ना कुछ वेलोसिटी के साथ हम उसे प्रोजेक्ट करते हैं। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट ए है और ऑब्जेक्ट बी है, इन दोनों के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है जी, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस फॉर ऑब्जेक्ट ए और इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस फॉर ऑब्जेक्ट बी, दोनों के लिए 0 है। लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्ट बी है उसकी
अलोंग एक्स एक्सिस जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो नहीं है, हमने उसे कुछ ना कुछ वेलोसिटी के साथ एक्स एक्सिस में प्रोजेक्ट किया है। अब जब ये दोनों ग्राउंड पर पहुंचेंगे तो प्रॉब्लम ये है, सवाल ये आता है कि अगर ये दोनों ग्राउंड पर पहुंचेंगे तो बताइए कौन ज्यादा टाइम लेगा और कौन कम टाइम लेगा। तो इसका आंसर है कि बोथ विल रीच एट सेम टाइम, बोथ विल रीच एट सेम टाइम। अब हमारे जहन में बात है यार ये कैसे, ये तो ऐसे एक ट्रेजेक्ट्री बना के जा रहा है अ पार्ट ऑफ पैराबोला, और जो ए है वो तो स्ट्रेट नीचे आ रहा है, तो फिर दोनों का टाइम सेम कैसे हो सकता है ग्राउंड पर पहुंचने का। तो याद रखें कि हमारा जो टाइम है, टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम ऑफ फ्लाइट डज नॉट डिपेंड अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है जी। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन वी वाई। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है ये वेलोसिटी के सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट पे डिपेंड करता है, और वर्टिकल कंपोनेंट आपने देखा दोनों का ही क्या था, सेम था, लिहाजा दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम होगा। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि दोनों की जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का उसमें क्या फर्क है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे हम डिपेंड ही नहीं करते। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है जी कि उसी तरह से हम ग्राउंड पे हैं, ठीक है। ये ग्राउंड थोड़ा सा कर्वी बन गया है, तो ग्राउंड थोड़ा ठीक कर लेते हैं जी, ठीक है जी। तो ग्राउंड को हम थोड़ा स्ट्रेट कर लेते हैं, ये हमारा ग्राउंड है जी। और ग्राउंड से उसी तरह से ही एच हाइट की बात कर लेते हैं जी। अच्छा, अब हमने यहां पर क्या किया है कि यहां से हमने एक ऑब्जेक्ट ए को हमने ड्रॉप किया है विद सम इनिशियल वेलोसिटी वी आई, या इसको वी कह लें, और उसी टाइम पर हमने एक ऑब्जेक्ट को उसी वेलोसिटी के साथ ऊपर की तरफ फेंका है, ठीक है। अब यहां पर जो सवाल आता है वो ये आता है, जाहिर बात है यहां पर तो हमें क्लियर है कि टाइम तो डिफरेंट ही होगा, लेकिन जो सवाल आता है कि इनकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, व्हाट विल बी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है जी। तो फाइनल वेलोसिटी दोनों की क्या होगी, सेम। दोनों जब जमीन पर पहुंचेंगे तो सेम फाइनल वेलोसिटी। अब ये क्यों पहुंचेंगे भाई, देखें जरा। अब जिसको आपने नीचे ड्रॉप किया उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वी है। अब दूसरे को ऊपर की तरफ फेंका और सेम इनिशियल वेलोसिटी के साथ, तो आपने याद रखना है कि अगर आप फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन को निग्लेक्ट कर रहे हैं, तो किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप वी वेलोसिटी के साथ ऊपर फेंक रहे हैं, तो जब वो वापिस उसी पॉइंट पे आता है जिस पॉइंट पर आपने उसे फेंका था, तो अगेन उसकी वेलोसिटी वही हो जाती है। तो ये जो ऑब्जेक्ट बी ऊपर की तरफ गया है, जब ये रिटर्न होकर इसी पॉइंट पी पे आएगा, तो अगेन इसकी वेलोसिटी क्या हो चुकी होगी, वी। इसका मतलब है कि पॉइंट पी से जब ये नीचे आएगा तो ये भी वी वेलोसिटी के साथ ही नीचे आएगा, जिस वेलोसिटी के साथ हमारा ए नीचे आ रहा है। इसका मतलब है कि जब ये ग्राउंड पर पहुंचेंगे तो इनकी जो फाइनल वेलोसिटीज है वो क्या होंगी, सेम होगी, ठीक है। और दोनों का जो टाइम है वहां पहुंचने का वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक हो गया जी। तो उसके बाद एवरेज स्पीड से रिलेटेड, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड से रिलेटेड हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं। मैं आपके सामने पहले एक प्रॉब्लम की स्टेटमेंट लिखता हूं और फिर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कि एवरेज स्पीड जो है वो, हमने उसका एक फार्मूला पढ़ा है एवरेज स्पीड का, कि वी एवरेज इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू डिवाइडेड बाय टू, ठीक है। लेकिन हमेशा ये फार्मूला अप्लाई नहीं होता। आपके सामने दो केसेस में रखता हूं, दो ही प्रॉब्लम्स हैं और हम उनको डिस्कस करते हैं। केस वन में पहले मैं एक प्रॉब्लम लिखता हूं, ठीक है। आकार आकार ट्रेवल्स आकार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर with speed of 40
किलोमीटर पर आवर and another distance of 50 kilometer per hour with a speed of another a distance of another 50 kilometer per hour with a speed of 10 kilometer per hour. Find its average speed. अच्छा, अब इस केस की निशानी क्या है जो आपने याद रखनी है? ठीक है, पहली निशानी तो ये है कि यहां पर टाइम गिवन नहीं है, टाइम इज नॉट गिवन। ठीक है जी, हमारे पास दो चीजें हैं, ओनली एस एंड वी। हमारे पास सिर्फ डिस्टेंस है और स्पीड है, तो मैं जो फार्मूला आपको लिखवाऊंगा उसमें भी सिर्फ डिस्टेंस और स्पीड ही होगा। दूसरी पहचान ये है इसकी कि डिफरेंट स्पीड एंड डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, इसकी इसकी ये तीन जो है वो निशानी है। एक तो आपको टाइम नहीं दिया होगा, स्पीड डिफरेंट होगी, और जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आपका वो भी डिफरेंट होगा। ठीक है जी, तो इसका फार्मूला क्या है जी? एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, एवरेज स्पीड का वैसे फार्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, लेकिन यहां पर फार्मूला टोटल डिस्टेंस आएगा इस तरह से, S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय S1 ओवर V1 प्लस S2 ओवर V2। अब देखिए इस फार्मूले में कहीं पर भी टाइम इस्तेमाल नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके अंदर हमारे पास एक और केस बनता है। ठीक है, इफ डिस्टेंस डिस्टेंसेस आर इक्वल। अच्छा, जब डिस्टेंसेस इक्वल होते हैं ना, तो उसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। वो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, सैंपल क्वेश्चन मैं लिखता हूं आपके सामने। ठीक है जी, इफ अ बॉडी कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है जी, अच्छा, इसमें ये पहचान है, हाफ जब लफ्ज आएगा ना, कि एक बॉडी है वो हाफ डिस्टेंस जो है वो एक स्पीड के साथ ट्रेवल करती है, और अगला हाफ जो है वो इस स्पीड के साथ ट्रेवल करती है। या इस तरह का भी क्वेश्चन समटाइम आ जाता है कि इफ अ ट्रेन, डिस्टेंस का जिक्र ही नहीं होता, इफ अ ट्रेन मूव्स विद 80 किलोमीटर पर आवर, इफ अ ट्रेन मूव्स with 80 kilometer per hour and returns with a speed of 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। अब देखें फिर वही पहचान है यहां पर क्या है? ठीक है, पहली पहचान क्या है? टाइम इज नॉट गिवन, टाइम इज नॉट गिवन। दूसरी पहचान क्या है? डिस्टेंसेस आर इक्वल। और तीसरी पहचान क्या है? स्पीड इज डिफरेंट। ठीक है, अब ये एक ही केस में दो केस हैं कि टाइम नहीं दिया होगा, डिस्टेंस भी मुख्तलिफ होगा, और स्पीड भी मुख्तलिफ होगी। तो कौन सा फार्मूला लगाना है? जो पीछे हमने पढ़ा है। ठीक है जी, ये वाला फार्मूला हमने लगाना है जी, ये वाला। लेकिन अगर टाइम नहीं दिया होगा, स्पीड डिफरेंट होगी, और डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा, तो फिर हमने कौन सा फार्मूला लगाना है? फिर फार्मूला हमारा सिंपल हो जाएगा, 2V1 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2।
ठीक है, देखें यहाँ पर डिस्टेंस कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं हुआ क्योंकि डिस्टेंस का जिक्र ही नहीं था। उन्होंने कहा जी ट्रेन गई है 80 किलोमीटर पर आवर के साथ और वापस आ गई इतनी से, इसका मतलब है जितना वो आगे गई है उतना ही वो वापस आ गई है, तो डिस्टेंस इक्वल है। या वो ये कह दें कि इफ अ बॉडी कवर्स फर्स्ट हाफ विद दिस स्पीड एंड अदर हाफ विद दिस स्पीड, तो वो दोनों हाफ जाहिर बात है कि बराबर डिस्टेंस ही होगा। ठीक है, तो तब भी हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, 2v1v2 ओवर v1 प्लस v2। ठीक है, दूसरा केस जो है हमारे पास, ठीक है, इसमें पहचान मैं आपको बता देता हूं। इसमें ये होगा कि इसकी पहली निशानी ये होगी, इफ डिस्टेंस इज, डिस्टेंस का जिक्र ही नहीं होगा, पीछे किसका जिक्र नहीं था, टाइम का जिक्र नहीं था, इसमें डिस्टेंस का जिक्र नहीं होगा, डिस्टेंस इज नॉट डिस्कस्ड, यानी कि डिस्टेंस का जिक्र ही नहीं होगा। दूसरे नंबर पे क्या होगा, ठीक है जी, टाइम दिया होगा, टाइम इंटरवल विल बी गिवन। और तीसरी निशानी है स्पीड डिफरेंट होगी, स्पीड विल बी डिफरेंट। अच्छा, पिछले केस में क्या था कि स्पीड, पहली तो निशानी ये थी कि उसमें टाइम ही नहीं दिया गया था, दो चीजें थी डिस्टेंस और स्पीड। उसमें दो केस बने थे कि डिस्टेंस बराबर नहीं है तो क्या करना है, डिस्टेंस बराबर है तो क्या करना है, स्पीड तो दोनों केसेस में डिफरेंट है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, यहां पर डिस्टेंस नहीं दिया जाएगा, क्या चीजें दी जाएंगी, टाइम दिया जाएगा और स्पीड दी जाएगी। ठीक है, अब यहां पर दो केस बनते हैं इस केस के अंदर भी। पहला केस तो ये बनता है इसमें कि टाइम इंटरवल्स आर डिफरेंट, टाइम इंटरवल्स आर डिफरेंट। अगर टाइम इंटरवल, अब यहां पर हमें दो ही चीजें बस दी जाएंगी, टाइम इंटरवल और स्पीड। अगर टाइम इंटरवल डिफरेंट हो तो कौन सा फार्मूला लगेगा, फिर यहां पे लगेगा v1t1 प्लस v2t2 और डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2। ठीक है जी, अब समझ आ गई। ठीक है, यहां पर डिस्टेंस का जिक्र ही नहीं है, बस दो चीजें दी हुई हैं, टाइम और स्पीड, लिहाजा फार्मूले में भी टाइम और स्पीड ही आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर दो केस फिर इसमें बनते हैं, सब केसेस, एक वो जिसमें टाइम इंटरवल डिफरेंट होंगे तो ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, और अगर टाइम इंटरवल सेम होंगे तो फिर ये और सिंपल हो जाएगा, इफ t1 एंड t2 आर इक्वल, इस सूरत में फार्मूला सिंपल बन जाएगा, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, तो ये हमारी एवरेज स्पीड निकल आई। लो जनाब, ठीक है, आई होप के आपको ये चीजें समझ आई हैं। अगर तो आई हैं तो मुझे बताइए, और अगर नहीं आई तो मुझे तो भी बताइए। ओके ओके, ठीक है जी, तो ये हमारा आज का लेक्चर था। जो चीज़ें हमारी उसमें नहीं थी हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर के अंदर, वो इसके अंदर शामिल हो गई। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अभी इस क्लास के फौरन बाद ही मैं आपको एफएससी से रिलेटेड एक छोटा सा सेट दूंगा, जो आपने कल सुबह तक लाजमी करना है, अभी लेक्चर के फौरन बाद आपने बैठ के करना है। और उसके बाद मॉर्निंग में फिर आपको मिलेगा एक और सेट, ठीक है, जो कि आप शाम को डिस्कस कर सकते हैं सर के साथ अगर कोई प्रॉब्लम हो। और फिर शाम को आपको सर जो है वो एमसीक्यूज कराएंगे एचआर के। एचआर के और एचआर डब्ल्यू, इन दोनों में फर्क है। जो एचआर डब्ल्यू है ये एचआर के का ही अपडेटेड वर्जन है। जब एचआर के जो एडिशंस थे उनको सस्पेंड कर दिया तो उसके बाद उसी का नया जो वर्जन था वो एच आर डब्ल्यू की सूरत में आना शुरू हो गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल शायद एच आर के शायद 8 एडिशन आए हैं कि पता नहीं 6 आए हैं। उसके बाद जो अगले एडिशन है वो एच आर डब्ल्यू की फॉर्म में आ रहे हैं। ठीक है, एच आर डब्ल्यू जो है वो ज्यादा बेहतर है और ज्यादा अपडेटेड है। तो मेरा ख्याल है कि एच आर डब्ल्यू से अगर आपको सारी शेयर कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है।